तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और आप सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यस, हमारे एक साथी, नाम तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन लग रहा है बैंक में है। अभी रात को बैंक में कैसे? ये तो बैंक प्रीमाइसेस ही दिख रहा है। तो आपका माइक्रोफोन ऑफ है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो एक थम्स अप कर दीजिए। जय नकोटी साहब, बढ़िया तरीके से आ रही है मेरी आवाज़? शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से आ रही है? यस। सर नमस्कार सर। आ रही है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शानदार होने चाहिए, जबरदस्त होने चाहिए। मौसम कैसा भी रहे और समय कैसा भी रहे, परिस्थिति कैसा भी रहे, हमें बेहतरीन होने चाहिए, शानदार होने चाहिए। और मैं ये रात को आप लोगों को जगा देता हूँ इसलिए क्योंकि जो जुनूनी लोग होते हैं, जिनमें एक तड़प होती है और एक चाहत होती है, वो रात को सोते नहीं है। रात को सपना पूरा करने का सही समय, सपना देखने का नहीं है, पूरा करना है। और बैंकर्स के पास दिन में वक्त कहाँ होता है? आप जय नकोटी साहब को लगा के देख लो फोन, दिन में उठाते हैं तो मान जाएंगे। दिन में तो वो ग्राहकों के होते हैं, है ना? और रात में फिर शाम के बाद फिर अपना होता है, अपना समय होता है। ठीक है, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और उसी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए हम लोग जो हैं एक साथ मिलकर हम लोग सीखते हैं कि किन किन चुनौतियों का सामना कैसे कैसे, कला कौशल्य चाहिए। और सफलता तो मिलनी ही चाहिए, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बहुत सारे साथियों का व्हाट्सएप और फ़ोन भी आ रहा था कि सर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आने वाला है और 9 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो ऐसे समय में ये स्वाभाविक है, एक मानवीय प्रकृति है और प्रवृत्ति भी है कि जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं और एक मनोबल जो है टूटने लगता है कई बार। तो जब मनोबल टूटने लगता है तो हमें क्या होता है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो भी जो है हमें कठिन लगता है और वो हमने भूलने लग जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको दो दो चीज़ों से लड़ना होता है। एक तो अपने मनोबल बढ़ाने के लिए और दूसरा जो पढ़ा हुआ है उसको याद रखने के लिए। क्योंकि बैंकर्स की जो मेमोरी है इंडस्ट्री में, सबसे कम मेमोरी अगर देखा जाए तो बैंकर्स की होती है। और इसीलिए देखिएगा दिन में इतने फ़ोन आते हैं आपके ब्रांच हेड और जो आपके जो ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं कि हर रोज़ जो है दिन में 10 बार फ़ोन करना पड़ता है कि पीपीएफ अकाउंट खोलिए, पीपीएफ सुकन्या समृद्धि खोलिए, सुकन्या समृद्धि खोलिए। कल ही बोला है कैंपेन चल रहा है, लेकिन कल फिर फ़ोन आएगा। क्योंकि ऐसे इंडस्ट्री का सर्वे बताता है कि जो मेमोरी पावर है बैंकर्स की कम होती है, इसलिए हर दिन उनको याद दिलाया जाता है कि आज क्या करना है। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में जब हम काम कर रहे हैं और हमारी सफलता के लिए जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें कितनी चीज़ों से लड़ना होता होगा। तो चलिए सभी का औपचारिक तौर से एक बार स्वागत करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज के सेशन में मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करूंगा और सीधे सीधे वही क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। यस, शिखा मैडम दिख रही हैं स्क्रीन पर, कैसे हैं? नमस्ते, वाह। तो और उनके बालक भी दिख रहे हैं ना, उनको भगाइए नहीं, उनको आने दीजिए, है ना? उन्हीं के लिए तो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके सुनहरे भविष्य के लिए। देखिए देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं, उनके सुनहरे भविष्य के लिए। या जो कठिनाई हमें जीवन में हमें देखने मिली है उनको न मिले, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं और सफलता आगे बढ़ने क्यों नहीं, इनके फ्यूचर को करने के लिए हमारी पूरी जवाबदारी है। चलिए, तो मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है? सेशन के रूल्स में बता देता हूँ। आज का सेशन में कोई पीपीटी पीछे आपके स्क्रीन पर नहीं चलेगा, मैं रहूँगा, आप सामने सामने रहेंगे, ध्यानपूर्वक सेशन को सुनेंगे। इसमें सवाल मैं पढ़ूंगा, अगर किसी साथी को जवाब मालूम है तो चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या माइक्रोफोन ऑन करके भी उसका जवाब दे सकते हैं। और इसमें जो सवाल हम लोग जो अभी चर्चा करेंगे वो देखिएगा कि आने वाले एग्जाम्स में वो सवाल जो हैं हूबहू आ जाएंगे, और ऐसा तजुर्बे के आधार पर मैं कह सकता हूँ। और जो भी सवाल हम अभी करेंगे वो बैंकिंग से रिलेटेड रहेगा, जनरल बैंकिंग से, और आने वाले 9 अक्टूबर को जिनका एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, आप लोग के अनुमति से मैं ये सेशन स्टार्ट करता हूँ। और जिन साथी को भी मेरे से बात करना होगा माइक्रोफोन ऑन करके बात कर लीजिएगा, कैमरा ऑन करके बात कर लीजिएगा। और अभी पहला सवाल आपके लिए लेता हूँ, आपसे सामने रखता हूँ कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीएसबीआई? बीसीएसबीआई का फुल फॉर्म क्या है?
चैट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं या बोल के लिख सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCSBI? और 10 सेकंड या 15 सेकंड लगाइए। BCSBI का फुल फॉर्म क्या है? जवाब आपको कहना है और कोई गलत होता है तो मैं बताऊंगा। BCSBI का फुल फॉर्म बताइए। सुदीप्तो सरकार जी ने जवाब दिया है, यस, बहुत सही जवाब है, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो BCSBI का जो सही उन्होंने लिखा है वो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया है। बैंकों को उनके ग्राहक सेवा के लिए कुछ नीति नियम बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड बोर्ड्स बनाए गए हैं कस्टमर सर्विसेज के लिए। तो बैंकिंग के लिए कोड्स बनाए गए हैं, तो वो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है BCSBI, जिसमें जो बेसिकली ग्राहक सेवा से संबंधित है। तो ये फुल फॉर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो हमारे एक साथी देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं ना, कहीं जा रहे हैं लग रहा है, अपने घर जा रहे हैं, है ना। तो एक जगह सेटल हो जाइए और एक जगह बैठ जाइए, है ना, क्योंकि बैठ गए। रेलवे स्टेशन दिखा देते हो तो हमें भी लालच आ जाता है, चाय पीने का मन करता है ना। और जब हम पढ़ाई करते थे 1-1:30 बजे तक, जब हॉस्टल में रहते थे तो रेलवे स्टेशन जाते थे, पोहा जलेबी किसी भी समय जाओ तो मिल जाता था, है ना। तो आप माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए क्योंकि ट्रेन की आवाज़ आएगी, हमारे साथी जो है डिस्टर्ब होंगे। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि एग्जाम आता है तो एक तो मन भी डिस्टर्ब होता है। तो पहला सवाल था BCSBI, जिसमें बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है। फुल फॉर्म जुड़ा हुआ एक ऐसा मसला है जहां पर से काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो 4 से 5 फुल फॉर्म जो है पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो फुल फॉर्म में जैसे CRAR का फुल फॉर्म कुछ बताइए जरा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRAR? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRAR? सर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। हाँ, थोड़ा क्लियर नहीं आया, ठीक से दोबारा बोल दीजिए हमारे साथियों को। व्हाट इज द सर फुल फॉर्म ऑफ CRAR? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जा रहे हैं, अभी ज़्यादातर देखा गया है स्केल 1 to 2, 2 to 3 में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि यार ये CRAR कौन सी बला है, ये क्या चीज़ होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो जब आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, तो आप बोलिएगा कि सर बैंकों का काम जो है पब्लिक से पैसा लेना और पब्लिक को लोन के रूप में पैसा देना होता है। जो भी पैसा हमें देते हैं, डिप्लॉय करते हैं, उसको एसेट माना जाता है। और हर एसेट का एक रिस्क होता है। हर एसेट का, जैसे नकदी है, आपके पास नकदी है तो वो एसेट है, उसका रिस्क 0 होता है क्योंकि कैश इन हैंड आपके पास है। लेकिन वही कैश दूसरे के पास है तो वो उसमें 20% का रिस्क होता है। ठीक उसी तरह किसी को हाउसिंग लोन दिए तो रिस्क है, स्टाफ लोन दिए तो रिस्क है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिए तो रिस्क है। वो रिस्क का रिटेल को 75% का रिस्क है, क्रेडिट कार्ड में 100% का रिस्क है, तो कंज्यूमर लोन में 100% का रिस्क है। तो उस रिस्क के लिए हमारे पास पूंजी होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा तो हम किसी दूसरे का लगाए हैं और उसी के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया गया है बेसल 3 के अनुसार। तो उसके लिए कैपिटल रखना पड़ता है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है क्रेडिट रिस्क करने के लिए, ऑपरेशनल रिस्क करने के लिए, मार्केट रिस्क पूरा करने के लिए। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, तो 9.50 जो है मिनिमम कैपिटल रहना चाहिए और 2.50% जो है कैपिटल बफर होना चाहिए। तो ये है CRAR का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो सीधा सीधा लिख दीजिएगा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, और इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो जितना मैंने बताया उस तरीके से बता दीजिएगा। अगला सवाल आपके लिए लेता हूं मैं कि ई सहयोग पोर्टल, ई सहयोग एक पोर्टल है, वेबसाइट एक पोर्टल है, और ये पोर्टल किस चीज से संबंधित है? ई सहयोग, ई सहयोग पोर्टल है, किस चीज से संबंधित है? और आपके ऑप्शन दे रहा हूं मैं, PPF खाताओं को अपडेट करने के लिए, मतलब उनका मेंटेन करने के लिए, पेंशन खातों को अपडेट करने के लिए, या उनको करने के लिए पेंशन खाते, सर या सर क्लियर नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्लियर नहीं है सर नेटवर्क। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पोर्टल बनाया सरकार ने जिसका नाम है ई सहयोग। क्या है? ई सहयोग, है ना। तो एक पोर्टल बनाया ई सहयोग,
वो ई सहयोग पोर्टल किस चीज से संबंधित है, किस चीज के लिए संबंधित है? पीपीएफ खातों के रिकॉर्ड रखने के लिए, केवाईसी रिकॉर्ड रखने के लिए, या आपके जो सुकन्या समृद्धि वाले रिकॉर्ड रखने के लिए, या इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ जो रिकॉर्ड रखने के लिए? तो इसका सही उत्तर है इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ई सहयोग जो है अगर आया तो इनकम टैक्स से संबंधित है, तो उसमें नोट कर लीजिए डायरी में, है ना। तो ई इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हाँ, इनकम टैक्स से ई रिकॉर्ड। जानकारी अपडेट करने के लिए ई सहयोग है। ठीक है, क्या है ई सहयोग? वेब पोर्टल ई सहयोग इज रिलेटेड टू द इनकम टैक्स रिलेटेड एक्टिविटी which will help the beneficiary for the updation of their income tax related issues। ठीक है, उसमें कोई उनका डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कुछ रिफंड रिलेटेड होता है, तो उसके लिए उनमें सारी चीजें की जाती हैं ई सहयोग। चलिए अगला जो सवाल आपके लिए जो अभी हो सकता है वो इम्पोर्टेंट है, वो अभी पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि हिंदी, राजभाषा हिंदी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल नहीं पूछा जा रहा है प्रमोशन एग्जाम में। राजभाषा हिंदी नहीं तो हिंदी से जुड़ा हुआ 3 सवाल पूछा जाता था, फिर भी आपकी जानकारी के उसको रिवाइज कर देते हैं हिंदी से जुड़ा हुआ कि हिंदी सर थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, चिंता आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है? कोई साथी कंफर्म करेंगे आवाज आ रही है? आवाज सर, सर अभी कट रही है। कट के आ रही है? नेटवर्क इशू है, आवाज कट के आ रही है। अच्छा चलो, तो आप लोग जरा चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उसकी वजह से भी होता है। आप जितने साथी जो अभी ऑडियो ऑन करके रखे हैं, अगर वो साथी चैट बॉक्स में अपनी बात कहेंगे तो मैं उनकी स्क्रीन पर आ रहे चैट बॉक्स को पढ़ के समझ जाऊंगा क्या बाधा आ रही है। अगर बहुत सारे साथी जो हैं ऑडियो ऑन करके अगर बात करेंगे तो सेशन में बाधा आएगी, और हो सकता है मेरी आवाज़ दूसरों तक पहुंचने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो अभी जरा हमारे मुकेश जी लिखते हैं कट कट के आ रही है। अभी तो मैं आशा करता हूँ कि आ रही होगी सही तरीके से। तो चैट बॉक्स में जरा बताइए जरा अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत कुमार जी, उज्ज्वला जी, और भी साथी जिन्होंने रिप्लाई किया उनका धन्यवाद कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है। क्योंकि आवाज नहीं पहुंचेगी तो फिर कैसे सेशन करेंगे, क्योंकि आज पीपीटी है नहीं। तो पहला सवाल जो हिंदी से पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर हिंदी दिवस से पूछा जाए तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14th सितंबर। जी हाँ, 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस घोषित किया गया था। उसी को याद रखने के लिए, उसी को मनाने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस में बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, राजभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं स्टाफ सदस्यों को। और इसमें ये पूछा जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के अनुसार तमाम सर्कुलर जो है किन किन भाषाओं में जारी होने चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के अनुसार जो तमाम सर्कुलर हैं वो द्विभाषी में जारी होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी। और उसी में एक सवाल और एडिशन के लिए पूछा जाता है, हायर स्केल में पूछा जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के अनुसार जो तमाम सर्कुलर हैं, बैंक के ऑल सर्कुलर हैं, वो किन किन भाषा में जो है जारी किए जाते हैं? तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में जारी किए जाते हैं। एक सवाल ये पूछा जाता है, अगर मान लीजिए कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उनकी जो क्या बोलते हैं उसके जो प्रियोरिटी कैसे होनी चाहिए? तो प्रियोरिटी होगी क्षेत्रीय भाषा पहले होगी, मतलब बोर्ड में जो लिखा होगा क्षेत्रीय भाषा पहले, फिर हिंदी होगा, फिर इंग्लिश होगा। तो ये उनकी प्रियोरिटी होगी, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और इंग्लिश। तो ये प्रियोरिटी होगी। और अगला जो सवाल जो उसमें पूछा जाता है हिंदी वाले में कि अगर हिंदी में मिले पत्र मिले हैं तो उनका जवाब जो है किस भाषा में दिया जाना चाहिए और कितने %? तो इसका उत्तर है 100%। अगर हिंदी में कोई पत्र मिला है तो उसका जवाब 100% हिंदी में देना चाहिए। और अगर हिंदी में मिला पत्र है उसका जवाब अगर हम लोग इंग्लिश में देते हैं तो वो
नल एंड वाइड भी हो सकता है। हिंदी का जवाब जो है हिंदी में ही दिया जाना है 100%। अगला जो महत्वपूर्ण है वो गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है। गोल्ड बॉन्ड है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और महत्वपूर्ण भी है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जाता है? जो पेपर गोल्ड है उसमें कोई पब्लिक इन्वेस्ट करता है तो उसमें सालाना कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? 2.50। बहुत बढ़िया सनी कुमार जी और सुदीप्तो सरकार जी और जो भी साथी जवाब दिए हैं ये बहुत सही है। 2.50 आप इतना ही याद कर लीजिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। 2.50 रेट से रिलेटेड है, कितना इंटरेस्ट मिलता है। और अगला जो है आपका नोटिस मनी का जो पीरियड होता है वो कितना होता है? ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है नोटिस मनी, जो कम समय के लिए। हेलो। हाँ, नोटिस मार्केट का पीरियड कितना है नोटिस 2 मनी? to 4, 2 से 14 दिन। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर कोई जो अमाउंट है बारो किया जाता है 2 से 14 दिनों में तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। और अगर ओवरनाइट अगर लेंडिंग होता है तो ये नोटिस मनी जो होता है उसको कॉल मनी कहते हैं। ओवरनाइट के लिए जो होता है कॉल मनी होता है। नोटिस मनी जो होता है 2 to 14 डेज होता है, और टर्म मनी है 15 days to 1 year होता है टर्म मनी। ठीक है, 1 year। हाँ ये 1 year तक होता है टर्म मनी। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट है जो हमें यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से लगता है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। सवाल सीधा है, बहुत सरल है और बार बार आ रहा है इतना सरल होने के बावजूद भी कि बैंकों के फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत जो भी ग्राहक सेवाएं या जो भी बैंकिंग सेवाएं प्रदाय करते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है, या उसका कौन प्रदाय करता है ऐसा बैंक मित्र। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। हाँ, तो बीसी। इसमें कोई बिजनेस मित्र वगैरह नहीं है उसका सही उत्तर, उसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस करिएगा, कॉरेस्पॉन्डेंट। है ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट करिएगा। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ही उसका सही उत्तर है। हालांकि जो बैंक मित्र वगैरह है कई जगह स्टेट वाइज जो है सरकार जो है अलग अलग चीजें किया हुआ है, तो आप जो है उसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का जो है वो आरबीआई से और जो भारत सरकार से वो अप्रूव्ड है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो प्रोवाइडिंग टू द बैंकिंग सर्विसेज टू द पुअर पर्सन एट द अफोर्डेबल प्राइस कास्ट टू ईच एंड एवरी इंडियन, गुड इवनिंग सर। तो वो प्रोवाइड करता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। नमस्कार, जो भी साथी नमस्कार किए उनका नाम नहीं देख पाए, लेकिन आपको नमस्कार। आप ध्यानपूर्वक सेशंस का लाभ लीजिए। तो गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। गुड इवनिंग। हाँ, चलिए अगला जो है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो है ये सवाल है, बीसी का एक सवाल आ रहा है कि बीसी जो है क्या चीज प्रदान नहीं कर पाएगा। ये सवाल पूछता है कौन सी सर्विसेज हैं जो बीसी जो है वो नहीं दे पाएगा, ये पूछता है। लैंडिंग। एडवांस। एडवांसेस। एडवांस। हाँ जी, क्रेडिट कार्ड। लेंडिंग। हाँ, आप लोग चैट बॉक्स का क्रेडिट कार्ड। इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आखिरी में मैं आपसे बात भी कर लूंगा, है ना। अभी आप लोग अपना अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लेंगे, चैट बॉक्स में टाइप करिए यस प्रीति जी, शिखा जी, लैंडिंग। तो ये सवाल जो है हमेशा पूछा जा रहा है कि बीसी जो है क्या जो है नहीं कर सकता है। कई जगह ये भी आता है कि बीसी जो है क्या क्या चीज़, उसमें सभी सही होते हैं तो ऑल ऑफ द एबव होता है, कई कमी आया, लेकिन ज़्यादातर ये लैंडिंग है, लैंडिंग नहीं कर सकता है। इससे जुड़े हुए सवाल ये पूछा जाता है। एक सवाल और हायर स्केल में पूछा जाता है, 2 to 3, 1 to 2 में पूछा जाता है कि अगर वीसी पॉइंट से अगर कोई की कार्रवाई से अगर बैंक को कोई लॉस होता है वो कौन से रिस्क कैटेगरी में आता है। क्या सवाल पूछा कि बीसी पॉइंट के किसी भी एक्टिविटी से अगर बैंक को कोई नुकसान होता है। देखिए वो बीसी पूरा बैंकिंग कर रहा है, अगर कोई फ्रॉड कर दिया या कोई ऐसी चीज कर दिया तो कुछ लॉस हुआ बैंक को, तो वो कौन सा रिस्क कहलाएगा। तो ये है रेपुटेशन रिस्क सर। यस, ऑन अपॉइंटिंग बीसी बैंक विल फेस रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशन खराब हो जाएगा बैंक का,
क्योंकि वो गांव में जो है वो कुछ भी काम करेगा, और वो काम जब करेगा तो उसकी एक्टिविटी से अगर बैंक को नुकसान होगा तो वहां से एक बैंक का रेपुटेशन, या ये जो बैंक है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक या उत्तराखंड ग्रामीण बैंक या आर्यव्रत बैंक जो है ठीक नहीं है, उनका बीसी गड़बड़ है, तो एक रेपुटेशनल रिस्क होता है जो ऑपरेशनल रिस्क का हिस्सा है। तो इसमें अगर ऑपरेशनल रिस्क और रेपुटेशन रिस्क दोनों लिखा होगा तो दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि रेपुटेशन रिस्क भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन रिस्क का हिस्सा है। तो ये बीसी फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ सवाल है। और कैन यू हियर मी? पहले पूछा जाता था कि कमेटी अप्रोच के लिए बारे में पूछा जाता था, लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल में देखा गया है 3 to 4 में कमेटी पूछा जाता है, बिलो 3 इस कैटेगरी जो है कमेटी बिल्कुल पूछना बंद कर दिया, इसलिए सेशंस में हम कमेटी के लिए भी चर्चा नहीं किए हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बार बार एक पूछा जाता है कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से फाइनेंशियल इंक्लूजन आया था, तो आप लोग याद करिए सी रंगराजन। क्या है? सी रंगराजन को याद कर लीजिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज रिकमेंडेड बाय सी रंगराजन। ठीक है, नोट कर लीजिए सी रंगराजन। भूपे जी यहाँ लिख रहे हैं सी रंगराजन। चलिए अगला है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी विदाउट गिविंग एनी रीजन। आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी से जानकारी मांग सकता है, तो वो जानकारी मांगने के कितने दिनों में ये जानकारी दी जानी चाहिए सूचना अधिकारी के द्वारा? 30 days. 30 days. तो इसका सही उत्तर है 1 month, sir. 30 डेज, है ना। 30 डेज के अंदर सूचना देनी है अगर साधारण सूचना है तो, और अगर वो सूचना लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है तो उसमें आपको 48 आवर्स में जवाब देना है। तो 2 चीजें याद रखिए। वैसे अगर देखा जाए तो जितनी बार ये सवाल पूछा गया है 90% टाइम ये 30 डेज वाला सवाल पूछा गया। ये लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो सवाल है वो 10 टाइम पूछा गया। मतलब अगर 10 बार पूछा गया होगा तो एक बार जो ये सवाल पूछा गया है कि अगर केस लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा है तो कितने दिनों में देना है, तो 48 आवर्स में, और साधारण तरीके से इसको 30 डेज में सवाल जो है इसका 30 डेज में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और Sir, एक can you hear? हाँ Sir, can you hear? हाँ जी, Can you hear us? हाँ मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, बट विश्वजीत जी हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप ऑडियो ऑफ कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा सेशन जो है, और आखिरी में Okay, आप अपनी okay. बात रख सकते हैं, आप नोट करके रख लीजिए, है ना। तो वो अच्छा रहेगा सभी साथियों के लिए और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल पे सीरियल वाइज चर्चा कर रहा हूँ, तो उसको लयबद्ध तरीके से जाने दीजिए, फिर आखिरी में फिर हम बात करेंगे। पूरी रात अभी बाकी है। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे कि आरटीआई एक्ट, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत 30 डेज में जवाब देना है। कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को कोई भी भारतीय नागरिक जानकारी मांग सकता है। अगर वो लाइफ एंड लिबर्टी से है तो 48 आवर्स, साधारण है तो 30 डेज के अंदर देना है। अगर एक सवाल जो पूछा जा रहा है इसी में कि कितने रुपए की फीस है, ये पूछा जाता है, तो जरा चैट बॉक्स में इस्तेमाल करके आप बता दीजिए कितने रुपए की फीस है आरटीआई के तहत। तो ये जितना लिख रहे हैं 10-10 रुपया, ये सही है, 10 रुपये सही है जय नकोटी साहब, है ना। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछता है वहां पर वो 0 होता है, क्योंकि वो पूछता है कि कोई पुअर पर्सन है या गरीब लोग है ना, गांव में रहने वाला लोग है, आधार कार्ड लेके आता है तो उसको नील, तो ये नील वाला सवाल पूछता है। ठीक है, तो सवाल को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वैसे साधारणतः 10 रुपये है, और अगर बिलो पॉवर्टी लाइन में अगर कोई सूचना का अधिकार मांगता है बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो उसको कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ये सवाल जो है पूछा गया। अच्छा, अब इसमें एक सवाल हाई रिस्क में पूछता है पेनल्टी कितना है। पेनल्टी अगर डिले किए डिले पीरियड के लिए तो पेनल्टी कितना है, ये जरा टाइप करके बता दीजिए कि अगर आरटीआई के तहत अगर कोई जवाब समय पर नहीं दिया गया तो पेनल्टी पर डे 250 रुपये है। यस विश्वजीत जी, 250 रुपये पर डे, और मैक्सिमम पेनल्टी जो है 25,000, तो 250 रुपये पर डे पेनल्टी है। तो इसमें हायर स्किल में सवाल ये पूछा जाता है, तो इसमें ये पूछा जाता है मैक्सिमम पेनल्टी कितना है, तो 25,000 मैक्सिमम पेनल्टी है, पर डे 250 रुपीज पर डे है।
अच्छा, फिर इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग बात करते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है, एक फुल फॉर्म पूछा जा रहा है HTM। HTM पूछा जा रहा है। HTM का फुल फॉर्म क्या है? जो स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो के लिए रखा जाता है, ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उनको स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो में शामिल किया जाता है, जहां पर जो हेल्ड टू मैच्योरिटी रहते हैं ना, जहां मैच्योरिटी तक जिनको रखा जाता है, उसको HTM कहते हैं। वो HTM का फुल फॉर्म हेल्ड टिल मैच्योरिटी हम लोग लिख कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हेल्ड टू मैच्योरिटी सही है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में गलती ना कर जाइएगा, हेल्ड टू मैच्योरिटी है। ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मैच्योरिटी तक रखी गई है, अगर उन्हें ही शामिल किया जाए तो वो स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो में आएगा HTM, हेल्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, चलिए अब फुल फॉर्म तो आप देखिएगा आपके एग्जाम में जो है फुल फॉर्म जरूर आएगा, और जिन जिन फुल फॉर्म पे मैं चर्चा कर रहा हूँ वो पॉपुलर फुल फॉर्म है। वैसे आपको और भी बहुत सारे फुल फॉर्म जो है पढ़ के जाना होगा, और वो फुल फॉर्म लगभग 450 फुल फॉर्म तो आपके लॉगिन सेक्शन में, PDF सेक्शन में डला हुआ है। चलिए, और एक फुल फॉर्म पूछा जाता है PSLC। PSLC, तो PSLC का जो फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLC? और अभी जो है PSLC का फुल फॉर्म प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है। जब प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो यहाँ पर उसका फुल फॉर्म होगा प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। क्या होगा? प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। चलिए, अब एक सवाल है कि रिटेल लोन्स जो दिए जाते हैं उनमें रिस्क वेट कितना % गिना जाता है? व्हाट इज द रिस्क वेट परसेंटेज फॉर लोन सैंक्शन अंडर रिटेल लोन स्कीम्स? ये कॉमन सवाल है, परसेंटेज वाइज पूछा गया है कि अगर रिटेल क्रेडिट, रिटेल लोन्स हैं तो उनमें कितना % का रिस्क वेट काउंट किया जाएगा रिटेल लोन्स के लिए। तो ये रिटेल लोन्स के लिए पूछा गया है, क्योंकि हर लोन में रिस्क वेट होता है, अलग अलग रिस्क वेट होता है। तो रिटेल लोन में, यस सनी कुमार जी बहुत बढ़िया। आईफोन, अरे आईफोन भी किसी का नाम है ना। प्रीति भारती जी 100% लिखते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो ये सब चेंज हो गया है। तो यस विश्वजीत जी सही बोल रहे हैं। तो रिटेल लोन में जो रिस्क वेट % रहता है वो 75% है। नोट कर लीजिए, 75% है। रिस्क वेट इसलिए कम रखा गया है क्योंकि पहले ही 100% था, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन अभी 75% इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा बैंकों में लोन हो रहे हैं रिटेल लोन, तो उसमें कम पूंजी रखना पड़े बैंकों को करके उसमें रिस्क वेट कम रखा गया 75%। ठीक है, उसमें कितना? 75%। अब सवाल है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लोन दिए हैं तो वहां रिस्क वेट कितना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लोन दिए हैं तो वहां रिस्क वेट कितना है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिए हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी लिया है तो वहां रिस्क वेट 0 हो जाता है। जैसे CGTMSE सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी रहता है ना, तो वहां पर रिस्क वेट 0 हो जाता है। NCGTC वहां पर भी देखिए, जहां भी गारंटी होती है ना वहां रिस्क वेट, वहां पूंजी रखना ही नहीं पड़ता है। इसीलिए तो जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन क्या बोले, बांटिए रिस्क, बांटिए, उसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां हमको कैपिटल रखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए बांट दीजिए। ठीक है, तो जहां भी गवर्नमेंट गारंटी लेती है वहां पर रिस्क वेट 0 होता है, मतलब उसके लिए जितना भी लोन बांट रहे हैं हमें कैपिटल रखने की जरूरत नहीं। और वैसे भी बैंकों के पास कैपिटल अभी कम चल रहा है, तो इसीलिए जहां गवर्नमेंट गारंटी लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन लेते हैं या स्टेट गवर्नमेंट को लोन देते हैं, वहां रिस्क वेट 0 होता है। चलिए, ये सवाल पूछा जाता है। और एक सवाल पूछा जाता है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में कौन कौन से रिस्क जो हैं वो उनके लिए कैपिटल रखा जाता है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बेसल 3 के अनुसार बैंकों को होने वाले ऑपरेशनल रिस्क और क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क, तीनों रिस्क को शामिल किया गया है। क्या रिस्क? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? अगर बोरोवर पैसा नहीं दे रहा है तो क्रेडिट रिस्क। ऑपरेशन रिस्क क्या होता है?
पीपुल, प्रोसेस, सिस्टम, फ्रॉड, ये सारा ऑपरेशन में आ जाता है। और मार्केट जो इंटरेस्ट रेट या जो कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो की वजह से हो जाता है तो मार्केट रिस्क हो जाता है मार्केट की वजह से। तो ये तीनों रिस्क के लिए जो है शामिल किया जाता है, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। चलिए अगला जो भाग होगा वो होगा, एक सवाल और पूछा जाता है कि अगर डॉक्यूमेंट में डिफेक्ट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट ठीक तरीके से नहीं है, तो बैंकों को अगर उससे होने वाले किसी खतरे की आशंका है तो कौन से रिस्क में गिना जाता है? तो कौन सा रिस्क होगा? एक्चुअल में वो वहां पर ऑप्शन दिया रहता है लीगल रिस्क, है ना, और लीगल रिस्क भी सही है, और लीगल रिस्क जो है ऑपरेशन रिस्क का एक हिस्सा होता है। तो इसलिए ऑपरेशन रिस्क ये ऑपरेशन रिस्क के अंदर का ही है, जो अगर आपका डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव है तो लीगल रिस्क पैदा होता है, और लीगल रिस्क जो है ऑपरेशन रिस्क का हिस्सा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दे दीजिएगा। देखिए, तो जो डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट के कारण अगर बैंक को कोई नुकसान हो जाए तो उसे लीगल रिस्क बोलते हैं, और ये ऑपरेशन रिस्क का हिस्सा है। चलिए एक सवाल बार बार पूछा जाता था पहले, अभी नहीं पूछा जा रहा है, कि लॉस टू द बैंक ड्यू टू द इनएडुकेसी ऑफ फेल्योर ऑफ सिस्टम, प्रोसेस एंड पीपुल ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट्स। तो ये कौन सा रिस्क पैदा होता है? लॉस टू द बैंक ड्यू टू इनएडुकेसी ऑफ फेल्योर ऑफ सिस्टम, प्रोसेस, पीपुल एंड ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट्स। कोई भी बाहरी कृत्य जिसकी वजह से बैंक का सिस्टम, प्रोसेस और लोगों का मानसिक, अगर उनका वहाँ दक्षता कम हो जाए उनकी, और उसकी वजह से कोई लॉस होता है, तो उसको कौन सा लॉस बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑपरेशनल लॉस। तो ये काफी पॉपुलर सवाल है, ये जो है पूछा जाता है। और हाँ, एक सवाल अभी जो हायर स्केल में पूछा जाएगा, 0 to 1 में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन एक सवाल पूछा गया, टर्नओवर मेथड। टर्नओवर मेथड में according to the turnover method which is suggested by the NAEC committee, what is the maximum bank finance? बैंक फाइनेंस का क्या है टर्नओवर मेथड में? 25% of projected annual sale, 20% of projected annual sale, 5% of projected annual sale and none। तो क्या सवाल पूछा गया? ध्यानपूर्वक पढ़िए कि टर्नओवर मेथड में जो नायक कमेटी मेथड है, ये मेथड वर्किंग कैपिटल लिमिट जो 5 करोड़ तक है उनमें अप्लाई किया जाता है। तो ये इस मेथड में जो बैंक फाइनेंस है वो कितना होता है? 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल, 20% ऑफ प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स, या 5% ऑफ प्रोजेक्टेड एनुअल सेल। तो इसका सही उत्तर होगा, नायक कमेटी जो मेथड है टर्नओवर मेथड में, वो है 20% ऑफ प्रोजेक्टेड एनुअल सेल। वो क्या होगा? 20% ऑफ प्रोजेक्टेड एनुअल सेल। ये अभी पिछले हायर स्केल में आया हुआ है, नेशनलाइज बैंकों में ज़्यादा आया है, ग्रामीण बैंक में ये बहुत कम आता है। 10 मतलब अगर 100 बार आया होगा तो 90 बार नेशनलाइज बैंक में, 10 बार ग्रामीण बैंक में। तो ये याद कर लीजिए, ये टर्नओवर मेथड में 20% ऑफ प्रोजेक्टेड एनुअल सेल इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, एक सवाल और पूछा जा रहा है, काफी पॉपुलर है, वो है व्हाट इज द नेगेटिव। एनआई एक्ट से सवाल नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने एनआई एक्ट का वीडियो बनाया नहीं है। अभी जेआईवी के लिए पढ़ाऊंगा तो एनआई एक्ट का वीडियो बनाऊंगा जरूर, क्योंकि आप बैंकर हैं, आपको एनआई एक्ट जरूर आना चाहिए। तो आपको अच्छे से आपके डिसीजन, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए एनआई एक्ट पढ़ाऊंगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से एनआई एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। एनआई एक्ट को आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि एनआई एक्ट में आप वो सारी गतिविधियां बैंक में रूटीन बेसिस पे करते हैं, तो इसलिए उसको अलग से एक दिन लंबा सेशन करके हम पढ़ा देंगे। अभी अब बात करते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है? व्हाट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल? तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब करंट एसेट क्या है? 1 साल के अंदर आने वाला पैसा। करंट लायबिलिटी क्या है? 1 साल के अंदर जाने वाला पैसा। तो आने वाला पैसा ज्यादा हो तो बढ़िया होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की पूंजी होती है। तो अगर आने वाला पैसा कम हो जाए, जाने वाला पैसा ज्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। मतलब आने वाला पैसा क्या है? करंट एसेट। जाने वाला पैसा क्या है? करंट लायबिलिटी। तो अगर करंट लायबिलिटी ज्यादा हो गया करंट एसेट से,
तब वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। इफ करंट लायबिलिटी एक्सीड्स करंट एसेट्स देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ठीक है साहब, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपके लिए कई साथी पूछ रहे थे कि लेटर ऑफ क्रेडिट या एलसी बीजी पे सवाल आते हैं क्या। तो अगर ग्रामीण बैंक कंसर्न या 9 तारीख को जिनका एग्जाम है उसको देखते हुए कि एलसी बीजी से सवाल नहीं आएगा, तो एलसी बीजी से सवाल उससे नहीं आएगा। लेकिन एक सवाल जो है गार्नेसी ऑर्डर से जरूर आएगा कि अगर बैंक को गार्नेसी ऑर्डर प्राप्त होता है तो उसका संबंध क्या हो जाता है, बैंकर और कस्टमर का संबंध क्या हो जाता है, जरा टाइप करके बता दीजिए कि अगर गार्नेसी ऑर्डर कोर्ट से प्राप्त हुआ बैंक को तो रिलेशनशिप क्या होता है बैंकर एंड कस्टमर का। तो अगर किसी बैंक में गार्नेसी ऑर्डर प्राप्त हुआ तो बैंक नॉर्मली बैंक के पास किसी का पैसा है तो गार्नेसी ऑर्डर क्यों जारी होता है। एक ग्राहक जय नकोटी साहब का पैसा हमारे बैंक में है तो जय नकोटी साहब ने बाहर किसी से लेन देन किया हुआ है और उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो सामने वाले व्यक्ति जो है कोर्ट में जाता है और बोलता है मेरे को न्याय दिला दीजिए, मेरा पैसा जय नकोटी साहब के पास है। तो कोर्ट से फिर ऑर्डर जारी होता है बैंक को, वो ऑर्डर को बोलते हैं गार्नेसी ऑर्डर। तो जब गार्नेसी ऑर्डर मिलता है तो बैंक जो है वो डेटर ही रहता है, पहले भी डेटर था, लेकिन कस्टमर जो है वो क्रेडिटर था, अब वो जजमेंट डेटर हो गया, वो किसी का देनदार है अभी। ठीक है, तो जजमेंट डेटर हो गया। तो ये सवाल याद रख लीजिए, डेटर ऑफ द जजमेंट डेटर। अब इसमें जो बैंक है बैंक को गार्नेसी कहते हैं गार्नेसी ऑर्डर में, और उसमें ऑर्डर नेसी आता है जिसमें रोक लगा दीजिए, होल्ड लगा दीजिए, और ऑर्डर एब्सोल्यूट जिसमें भुगतान करने के लिए आता है ऑर्डर एब्सोल्यूट। और हायर स्किल में सवाल पूछा जाता है कि अगर गार्नेसी ऑर्डर जिस समय प्राप्त हुआ और उस समय चेक कलेक्शन के लिए गए हैं तो क्या गार्नेसी ऑर्डर उस कलेक्शन के लिए भेजे गए चेक पर लग जाएगा, यस और नो। सनी कुमार जी, जय नकोटी साहब जी, बहुत बढ़िया। प्रीति भारती जी, नहीं लगेगा। गार्नेसी ऑर्डर जिस समय गार्नेसी ऑर्डर प्राप्त हुआ है उस समय उनके खाते में जितना अवेलेबल बैलेंस है उस पर गार्नेसी ऑर्डर लगेगा, आने वाले जो उस पर गार्नेसी ऑर्डर नहीं लगेगा। और देखो ये हमारे बैंक रात्रिकालीन सेवा बैंक का लोगो को दिख रहा है हमारे, है ना, यहाँ पर बैंक में है ना। खाना वाना खा लिए ना कि खाना वाना हो गया आपका। हाँ सर हो गया, खाना वही बनाते बैंक में। कल कल नहीं सर, जो नहीं सर 8 घंटे की तो ड्यूटी होती है ना। तो ये ऑफिस दिख रहा है आपका बैंक का। हाँ सर, मैं SBI में हूँ ना गार्ड। अच्छा अच्छा, तो एटीएम वहीं पर ही है, नाइट ड्यूटी है आपका। हाँ सर, ये चेस्ट ब्रांच है ना सर। चेस्ट ब्रांच है, चलिए चलिए। सुरक्षा का में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया, देख लीजिए, नहीं तो कैमरा वैमरा मतलब हम लोग मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए ठीक ठीक। करेंसी चेस्ट जो है काफ़ी सेंसिटिव मैटर है जिसमें हर एक्टिविटी पे पेनल्टी होती है, और मैं यहाँ पर 660 ब्रांच से जो हब एंड स्पोक मॉडल में है हमारे 14 करेंसी चेस्ट का इंचार्ज भी हूँ। तो करेंसी चेस्ट से जुड़े हुए डायरेक्ट RBI से हमारे प्रिपरेशंस होते हैं। तो करेंसी चेस्ट बहुत ही चैलेंजिंग है, कभी मौका मिलेगा तो उसका स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको क्लास लूँगा, और काफ़ी अच्छा है करेंसी चेस्ट के बारे में जानकारी, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, आपके ऑपरेशनल के दृष्टिकोण से आपको मैं सिखाऊंगा उसको कि बैंक में करेंसी चेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर जो करेंसी चेस्ट में ऑफिसर पोस्टिंग किए जाते हैं उनमें थोड़ी सी तनाव होती है, टेंशन होता है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर नहीं जानने की वजह से और बहुत सारे पेनल्टीज होते हैं, हर एक्टिविटी में पेनल्टी होते हैं। तो कोई नहीं, हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। चलिए अब अगला आता है, देखिए गार्नेसी ऑर्डर में सवाल पूछा जा रहा है, अटैचमेंट ऑर्डर में सवाल नहीं पूछा जा रहा है, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, सवाल नहीं है अटैचमेंट ऑर्डर में। अटैचमेंट ऑर्डर में एक ही सवाल पूछा जाता है कि अगर अमाउंट मेंशन नहीं है तो इफ अमाउंट इज नॉट मेंशन इन अटैचमेंट ऑर्डर देन क्या होगा, मतलब अगर अटैचमेंट ऑर्डर में अमाउंट मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन में ये इनवैलिड होगा। क्या होगा, ये इनवैलिड होगा।
जो साथी फुल लिख रहे हैं ये गार्नेसी ऑर्डर की बात है। अगर गार्नेसी ऑर्डर में अमाउंट मेंशन नहीं है तो इंटायर अमाउंट विल बी अटैच्ड, है ना, गार्नेसी ऑर्डर की बात है गार्नेसी ऑर्डर में। लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर में स्पेसिफिक होना चाहिए, अमाउंट लिखा होना चाहिए। अगर अमाउंट लिखा है तो ठीक है, अमाउंट अगर नहीं लिखा है तो इनवैलिड होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बैंक गारंटी मैक्सिमम कितने साल के लिए जारी किया जाता है? फटाफट टाइप करके बता दीजिए 10 सेकंड में। बैंक गारंटी मैक्सिमम जो है वो कितने साल के लिए जारी किया जाता है? वो है 10 साल के लिए। ये सवाल आ रहा है। अगला, बैंक गारंटी जो है कौन सी लायबिलिटी है? बैंक गारंटी जो है कौन सी लायबिलिटी है? बैंक गारंटी इज व्हिच टाइप ऑफ लायबिलिटी? क्योंकि बैंक गारंटी जो है बैलेंस शीट का एक ऐसा पार्ट है जो बैलेंस शीट के उस फाइनेंशियल ईयर में फंडिंग नहीं होता है, वो फुट नोट में होता है, बैलेंस शीट के नीचे होता है। तो बैलेंस शीट के नीचे रहता है, कॉन्ट्रा में रहता है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। आकस्मिक देता है क्योंकि ये पैदा हो भी सकते हैं, पैदा नहीं भी हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो बैंक गारंटी इज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के मेन पार्ट नहीं होता, इट इज नॉट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, इट इज शोन एज ए फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट। ये फुट नोट में दिखाया जाता है बैंक गारंटी। तो बैंक गारंटी से जुड़ा हुआ ये सवाल पूछा जाता है। अभी एक सवाल और भी पूछा जा रहा है जो गारंटी से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई थर्ड पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर वो एश्योरेंस दे दे उसके डेप्ट को चुकाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? तो सीधा गारंटी है। सवाल जो है सीधे गारंटी पे है और ये सभी साथियों का सही होगा। क्या कि अगर, अच्छा नेटवर्क इशू है बोल रहे हैं, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो जितनी आवाज पहुंच रही है उतना सुन लीजिए। हो सकता है कई बार दोनों साइड के नेटवर्क पे होता है। यहाँ पर तो मुझे जो फाइबर का बहुत अच्छा टावर दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर मिस हो गया तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आवाज सही तरीके से आपको मिल जाएगी। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीन तो है ही नहीं, बाकी स्क्रीन निकलता है ना। हाँ, तो अगला सवाल जो है, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर कितने रुपए होने पर, कितने रुपए या उससे ज्यादा होने पर खाते से ही जारी किए जाएंगे? एज पर इनकम टैक्स रूल, बैंक गारंटी या पे ऑर्डर इशू करते समय कितने रुपए या उससे ज्यादा होने पर वो नकदी में जारी नहीं किया जाएगा या उस खाते के माध्यम से जारी किया जाएगा? वो राशि है 50,000। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई ग्राहक बैंक ड्राफ्ट बनाने आता है या पे ऑर्डर बनाने आता है कि पे ऑर्डर बना दीजिए, तो अगर वो 50,000 का होगा तो एज पर इनकम टैक्स रूल 114B के अनुसार वहां पर उसको खाते से ही बनाया जाएगा, नगद नहीं बनाया जाएगा। ये उसका सही है। और अगर पेमेंट की बात आती है तो वो 20,000, अगर नगद में कोई बनाया है 20,000 का, नगद लाके डीडी बना सकता है 20,000 का, लेकिन भुगतान करने के समय आएगा ना तो आपको भुगतान नगद में नहीं होगा, वो खाते में जाएगा 20,000 तक। चलिए फटका का फुल फॉर्म, फटका का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, टाइप करके बता दीजिए। FATCA, फटका का फुल फॉर्म। फटका का फुल फॉर्म क्या है? फटका जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो लोग हैं वहां से फॉरेन अकाउंट जो फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट ऑफ यूएसए का एक टैक्स कंप्लायंट एक्ट है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है। यह स्टेटमेंट यूएसए के सिटीजन्स द्वारा मेंटेन किए गए खातों के बारे में है। अगर यूएसए के सिटीजन्स दूसरी जगह रहते हैं तो उनके द्वारा टैक्स कंप्लायंस करने के लिए उनको जानकारी देनी पड़ती है फटका के माध्यम से। चलिए अब आता है जो अभी वर्तमान में जो रेट चल रहे हैं वो रिटेल लोन्स में कौन से रेट से किए जाते हैं? MCLR से, रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट से लिंक्ड रहते हैं,
या रेपो लिंक्ड रहते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो किस रेट से लिंक्ड रहते हैं? करंट सिनारियो में जो भी रिटेल लोन्स हैं आर लिंक्ड बाय व्हिच रेट्स? बेस रेट, MCLR, रेपो लिंक रेट। तो उसका सही उत्तर होगा रेपो लिंक रेट। रेपो रेट से लिंक किया गया है। तो ये अभी अभी हाल ही में 1-2 सवाल पूछे गए हैं एग्जाम्स में रेपो लिंक से। चलिए, अब अगला सवाल है कि पढ़ो परदेश के तहत एजुकेशन लोन दिए गए हैं, तो उसमें सब्सिडी दी जाती है अगर उनका फैमिली इनकम कितने रुपए से ज्यादा ना हो। फैमिली इनकम का सीलिंग पूछा गया है। पढ़ो परदेश के तहत इंटायर मोरेटोरियम के सब्सिडी जो है वो सरकार द्वारा दी जाती है। सब उसको सब्सिडी इंटरेस्ट जो वेवर है वो उसमें फैमिली इनकम पूछा गया है, पेरेंटल इनकम वो है 6 लाख। तो उसमें सीलिंग है 6 लाख। और डॉक्टर अंबेडकर के लिए जो OBC कैटेगरी है उनके लिए अगर सब्सिडी चाहिए, तो विदेश में कोई पढ़ना चाहते हैं तो विदेश में पढ़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जो सब्सिडी स्कीम्स है, तो उसके लिए जो पेरेंटल इनकम कितना है वो है अंबेडकर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स फॉर एजुकेशन लोन फॉर अब्रॉड। अगर अदर बैकवर्ड क्लास हैं तो उनके लिए 8 लाख। ठीक है, पहले ये कम था, उसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया। चलिए, भीम का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम? फटाफट टाइप करके बता दीजिए, भीम का फुल फॉर्म कब है, क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम? भीम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो NPCI द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो है 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया और डिजिटल इंडिया के पार्ट के तहत इसको जो है लॉन्च किया गया है। अटल पेंशन योजना के तहत मैक्सिमम पेंशन कितना दिया जाएगा? फटाफट टाइप कर दीजिए। अटल पेंशन योजना के तहत मैक्सिमम पेंशन 5000। और अटल पेंशन योजना में एज लिमिट कितना है? एज लिमिट, एंट्री एज लिमिट पूछा गया है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये 2 सवाल ही इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सिमम पेंशन और एज लिमिट। तो मिनिमम 18 साल होने चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 ईयर होना चाहिए। हायर स्केल में 2 to 3 या 3 to 4 में जो है सवाल पूछा जाता है वो कि इसका पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन मिनिमम कितना होना चाहिए। तो व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन पीरियड? अगर सवाल पूछा गया तो क्या होगा? व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन पीरियड फॉर अटल पेंशन योजना? तो होगा 20। मिनिमम एज ऑफ एंट्री पूछा गया तो 18, मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री पूछा गया तो 40 और मैक्सिमम पेंशन पूछा गया तो 5000। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में मिनिमम लोन कितना है? स्टैंड अप इंडिया में व्हाट इज द मिनिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स? तो स्टैंड अप इंडिया में मिनिमम पूछा गया है और हमारे सनी कुमार जी, सुदीप्तो जी, विश्वजीत, रोहित सब लोग जवाब दे दिए। सही जवाब 10 लाख रुपए मिनिमम लोन जो है स्टैंड अप इंडिया में 10 लाख होगा, मैक्सिमम जो है 1 करोड़ होगा। और ये जो स्टैंड अप इंडिया जो है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है और इसका टारगेट जो है ST SC और वुमेन कैटेगरी का इनका लक्ष्य होता है। और सभी जो बैंक ब्रांचेस हैं उनको एटलीस्ट 2 केस साल भर में करने होते हैं। 10 लाख मिनिमम है, 1 करोड़ मैक्सिमम है और इसका जो मार्जिन है 25% है और लोन रिपेमेंट 7 ईयर्स है और इसमें गारंटी जो है NCGTC के द्वारा गारंटी दी जाती है। तो ये स्टैंड अप इंडिया से जुड़ा हुआ एक सवाल, ज़्यादातर यही सवाल पूछा जाता है कि ये मैक्सिमम लोन कितना है, वो 1 करोड़। ठीक है, और मिनिमम जो है 10 लाख। चलिए अब अगला जो इम्पोर्टेंट है आपका मुद्रा। मुद्रा में किशोर के तहत मिनिमम फाइनेंस जो है कितना होगा? मिनिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस मुद्रा किशोर, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस अंडर मुद्रा किशोर योजना? और हमारे तमाम साथी जो हैं 50,000 5,000 लिख रहे हैं, सब गलत हो जाएगा। यस, किसी साथी ने सही लिखा है।
50,001 होगा, है ना, क्या होगा, 50,001 उसका सही होगा। सनी कुमार जी ने सही लिखा है। तो मुद्रा किशोर, देखिए 3 कैटेगरी में मुद्रा लोन होता है, एक होता है शिशु, एक होता है किशोर, एक होता है तरुण। तो जो आपका शिशु है अप टू 50,000 है, तो यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर जो मिनिमम पूछा है किसका पूछा है, किशोर का पूछा है। किशोर का मिनिमम कितना होगा, 50,001 होगा, ठीक है, 50,001 होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत जो इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, ये बता दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी का, है ना, इंश्योरेंस कंपनी का जो है 289 है। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 289 है। चलिए अब पूछा गया प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज कितना है नॉर्मल डेथ पर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर साधारण मृत्यु हो जाती है तो मैक्सिमम जो है वो आपका कितना कवरेज है, तो वो है 0। वैसे ये सवाल केवल एक ही बार ऐसा पूछा गया था, अदरवाइज सवाल जो हैं पूछे गए थे अदरवाइज जो सवाल पूछे गए थे वो सवाल पूछे गए थे वो आपके मैक्सिमम साधारण 2 लाख वाला पूछा जाता है। तो एक बार ही ऐसा पूछा गया था साधारण मृत्यु पर कितना क्लेम मिलेगा, वो है 0, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तब मिलता है 2 लाख। अगर पार्शियल जो डिसेबल हो जाते हैं तो एक मिलता है 1 लाख, और परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं तो मिलता है 2 लाख। चलिए तो ये हो गया। अब आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो रुपए कार्ड होते हैं वो उनमें एक्सीडेंटल क्लेम मिलता है, वो कितने रुपए का मिलता है। प्रधानमंत्री जन धन मेरा खाता भाग्य विधाता, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा है जय नकोटी जी, इसको अच्छे से थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन खाते अभी बढ़े हैं। जब अब देखिए इतने सारे खाते बढ़े हैं तो उनमें जो है वो पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन खाते के तहत जो उनमें इंश्योरेंस किया जाता है, रुपए कार्ड है, तो 28 अगस्त 2018 के बाद जो खाते खोले गए हैं उनमें कवरेज 2 लाख होगा, कवरेज 2 लाख होगा, कवरेज जो है वो 2 लाख होगा। और ये जो सवाल पूछा गया है इसमें ये भी है, एक सवाल और पूछा जाता है कि इसमें एक्सीडेंटल डेथ जो कवरेज मिलेगा 2 लाख रुपए का, कम से कम फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कितने दिनों में होने चाहिए। 90। यस 90 डेज में होने चाहिए, तो ये जो है 90 डेज में होने चाहिए। चलिए तो ये हो गया। और अगला पूछता है कि इसमें जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है तो वो कितने रुपए की दी जाती है प्रधानमंत्री जन धन योजना में, और कितने महीने के सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजैक्शन के बाद दी जाती है, कितने महीने। अभी ये नया सवाल अभी ऐड हुआ है कि कितने महीने के सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजैक्शन बाद दी जाती है। तो 10,000 मैक्सिमम दिया जाता है, और 6 महीने का सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजैक्शन अगर है तब उसको जो है वो दिया जाता है। ये सवाल पूछा गया तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि 6 मंथ का सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और एक होता है हसल फ्री लोन ओवरड्राफ्ट दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है प्रधानमंत्री जन धन योजना में। हसल फ्री मतलब मांगा तो दे दो, वो होता है हसल फ्री, तो 2000 है। और वैसे मैक्सिमम जो है वो 10,000 दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि 6 महीने का सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजैक्शन हुआ तो आप उसको हसल फ्री 2000 तो दे दो, उसके बाद जो है मैक्सिमम आप उसमें दे सकते हैं
10,000 तक दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके लिए है कि व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड प्रोमिसरी नोट। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर द डिमांड प्रोमिसरी नोट। तो डिमांड प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड, पता नहीं क्यों ये हर बार यही सवाल पूछता है, वैसे तो और भी चीजें हैं इसमें लिमिटेशन पीरियड के तहत, लेकिन डिमांड प्रोमिसरी नोट ही हमेशा पूछता है। तो 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। तो ये इस लिमिटेशन पीरियड के रिलेटेड संबंधित है कि इसमें ऐसा पीरियड जहां पर हम सूट फाइल कर सकते हैं उसको बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। तो लिमिटेशन पीरियड, एक सवाल हायर स्केल में पूछा जाता है कि प्लेज, लियन या राइट ऑफ सेटअप के लिए क्या लिमिटेशन पीरियड है। तो प्लेज, लियन और राइट ऑफ सेटअप के लिए नो लिमिटेशन पीरियड। अगर कोई प्लेज रखा गया है तो कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। कोई एफडीआर है, डिमांड लोन लिया गया है और पीछे डिस्चार्ज करके रखा है, तो उसमें कोई भी जो है लिमिटेशन पीरियड नहीं है। बाकी देखिए टर्म लोन में है 3 ईयर्स फ्रॉम द ईच इंस्टॉलमेंट ड्यू, हर इंस्टॉलमेंट से जहां ड्यू होता है वहां से 3 साल। और मॉर्गेज के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है 12 साल, और फोरक्लोजर्स के लिए 30 ईयर्स, और जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए 12 ईयर्स। तो ये ज़्यादातर डिमांड प्रोमिसरी नोट का ही सवाल पूछा जाता है। चलिए एक सवाल और कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कम अमाउंट से स्टैंपिंग हुआ है, स्टैंपिंग जो हर स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट कम अमाउंट से स्टैंपिंग हुआ है तो उसमें मैक्सिमम पेनल्टी कितना है, मैक्सिमम पेनल्टी कितना है, ये सवाल पूछा जाता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कम अमाउंट से स्टैंपिंग हुआ है तो उसमें मैक्सिमम पेनल्टी है 10 टाइम्स ऑफ द शॉर्टफॉल। मिनिमम पेनल्टी जो है वो 5 रुपए है, लेकिन मैक्सिमम पेनल्टी जो है 10 टाइम ऑफ द शॉर्टफॉल। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट में स्टाम्प 100 रुपए का लगना था और आपने 50 रुपए का स्टाम्प लगा दिया, तो उसकी जो मैक्सिमम पेनल्टी होगी, जो शॉर्टफॉल है 50 रुपए का शॉर्टफॉल हुआ तो उसका 10 टाइम, तो 500 रुपए की पेनल्टी जो दे के आप उसको एडमिसेबल बना सकते हैं। तो 10 टाइम्स ऑफ द शॉर्टफॉल, 10 टाइम्स ऑफ द शॉर्टफॉल, ये उसका सही उत्तर होगा। एक सवाल पूछा जाता है मॉर्गेज में ऐसा कौन सा मॉर्गेज है जहां पर जो हितग्राही की प्रॉपर्टी है बैंक अपने कब्जे में लेके उसके किराए से उसका ऋण वसूलती है, तो इस टाइप के मॉर्गेज को कौन सा मॉर्गेज कहते हैं। तो यही सवाल मॉर्गेज में पूछता है ज्यादा कि ऐसा कौन सा मॉर्गेज है जिसमें जो हितग्राही के मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बैंक अपने पास किराए पर देके उसके इनकम से उसका लोन रीपे करता है, उसको बोलते हैं यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। Possession of the property with mortgagee loan is repaid from the income from the property is called usufructory mortgage। अगर बैंक के पास वो प्रॉपर्टी पोजीशन में है और पोजीशन हुए प्रॉपर्टी के रेंट देके उसके इनकम से उसका लोन रिपेमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। उसको क्या बोलते हैं, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। चलिए और एक सवाल पूछा जाता है व्हाट इज इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज किसे कहते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज का अर्थ क्या है, ये सवाल पूछा जाता है। तो इक्विटेबल मॉर्गेज का अर्थ क्या है, टाइप करके फटाफट बताइए। तो इक्विटेबल मॉर्गेज से जुड़ा हुआ सवाल आता है तो बोलिए जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, कोई व्यक्ति बैंक में आता है और अपने टाइटल डीड्स को आके जमा कर देता है और कहता है कि महोदय मेरे इस टाइटल डीड, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, टाइटल डीड्स हैं, अभिलेख हैं, इसको इस उद्देश्य से रख दीजिए कि अगर मैं मेरे द्वारा लिए गए लोन को न चुका पाऊं तो ये आप अपने कब्जे में रख लीजिएगा, इसको आप इसमें सरफेसी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टाइटल डीड। जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट, उसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। और एक सवाल पूछा जाता है इक्विटेबल मॉर्गेज के तहत जो प्रॉपर्टी रखी जाती है उसमें नोटिफाइड एरिया जो है किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई या बैंक। इक्विटेबल मॉर्गेज में जहां पर रजिस्टर करे जाएंगे या जहां पर इक्विटेबल मॉर्गेज करे जाएंगे वो उसका नोटिफिकेशन जो है
कौन से गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। एक सवाल पूछता है प्लेज में क्या होता है कि ओनर जो होता है उसका बोरोवर होता है, लेकिन उसका पोजीशन जो है बैंक के पास होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्लेज एंड हाइपोथिकेशन में, कि प्लेज में जो भी एसेट्स है वो उसका पोजीशन बैंक के पास होता है, लेकिन उस एसेट का मालिक बोरोवर होता है। तो प्लेज जो है, प्लेज की डेफिनेशन जो है अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत किया गया है। और प्लेज इज द बेलमेंट ऑफ द गुड्स है, मतलब जहां भी गुड्स को आपके यहाँ जमानती रख दिया गया है और वहां पर जमानती रख दिया गया है, मतलब पोजीशन बैंक के पास है, तो वो प्लेज होगा। तो ये पूछा जाता है प्लेज में पोजीशन जो है, एसेट का पोजीशन किसके पास होता है? तो वो लिख दीजिएगा बैंक के पास होता है। ये सवाल पूछा जाता है बैंक के साथ। अच्छा, अब एक सवाल पूछा जाता है कि व्हीकल में कौन सा चार्ज लगता है? अगर लोन है, व्हीकल को दिया गया है, तो कौन सा चार्ज लगेगा? कौन सा चार्ज लगेगा ये पूछा जाएगा। ठीक है। गोल्ड ज्वेलरी में कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? गोल्ड एंड ज्वेलरी में कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? ये सवाल अभी पूछा जा रहा है। गोल्ड एंड ज्वेलरी, प्लेज, गोल्ड ज्वेलरी में प्लेज लगेगा। हाँ बहुत बढ़िया, प्लेज लगेगा गोल्ड ज्वेलरी में, है ना। अभी एक सवाल पूछा जा रहा है शेयर एंड डिबेंचर। शेयर एंड डिबेंचर में कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? शेयर एंड डिबेंचर, हाइपोथिकेशन, लियन हाइपोथिकेशन। ओके बहुत बढ़िया। नहीं वो नहीं है, प्लेज एंड लियन है, हाइपोथिकेशन है तो प्लेज एंड लियन है ना। प्लेज एंड, सॉरी, हाँ प्लेज एंड लियन है। असाइन। नहीं वो जो वीडियो में डाला है ना वो थोड़ा गलत हो गया है, यही वाला पार्ट गलत हुआ है उसमें। उसको शेयर एंड डिबेंचर वाले को उसको इरेज कर दीजिएगा, है ना। शेयर एंड डिबेंचर है तो प्लेज एंड लियन होगा। ओके सर। ठीक है, अभी आज के सेशंस के लिए इतना ही, क्योंकि आज हो गया 12 हो गया, 12:15 हो गया। कल फिर हम लोग सेशन करेंगे और बाकी सवाल कर लेंगे। अभी और सवाल भी हैं मेरे पास, अलग अलग टॉपिक जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके रिवीजन के हिसाब से। तो आशा करता हूँ कि हेलो आपको सर, चीज़ समझ में आई होंगी। और सुन पा रहे हैं? मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ, आप अपना पक्ष रखिएगा, आप बात करिएगा। थोड़ी मेरी बात समाप्त करने दीजिए। जिन सवालों पे चर्चा किए हैं वो बहुमूल्य सवाल हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और भी चैप्टर हैं मेरे पास, जैसे कि अभी हम अगर कल सेशंस में मुलाकात करेंगे तो हम लोग बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, ड्राइंग पावर के बारे में बात करेंगे, एनपीए के बारे में बात करेंगे, कस्टमर सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, बैंक्स के राइट्स के बारे में बात करेंगे, और हम लोग केवाईसी के बारे में बात करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा और अपने जो हौसला को बनाए के रखिएगा, क्योंकि जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, जुगनू हैं हम कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो हम लोग सब जुगनू हैं, चमक चमक के खोज लेंगे, है ना, कि कहाँ पर उसका आंसर है। तो सबसे किसी चीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बार बार उसके सुनने की कोशिश करिए, उसको देखने की कोशिश करिए। अगर कोई वीडियो आपको देखना है तो उसको दोबारा भी देखने के लिए कोशिश करिए, तो शानदार तरीके से हम लोग करेंगे। हाँ जी, कोई बात रखना चाह रहा था, बात रखिए। एक फोन कॉल भी आ रहा है। हाँ, अभी कोई साथी का कोई बात अपनी रख सकते हैं तो रखिए, फिर उसके बाद हम लोग आज हेलो सर, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं दिक्कत हो रहा है कि मैंने आपका वीडियो देखकर नोट्स किया था, उसमें अंबेडकर सेंट्रल स्कीम इंटरेस्ट सब्सिडी जो है उसमें एनुअल इनकम नॉट लिखा हुआ था कि 3 लाख। एक मिनट बर्थडे होल्ड
हाँ बताइए बताइए। सर वो जो आपने आज वो अम्बेडकर सब्सिडी में एनुअल रिवाइज हुआ है, तो सर जो स्कीम है जैसे कि CSIS, जैसे कि ACC, इसमें भी है क्या इनकम लिमिट फैमिली का? हाँ बढ़ गया है। तो डॉक्टर देखिए आपको फैमिली का बता दे रहा हूँ कि अगर CSIS है तो 4 लाख, पढ़ो परदेश है तो 6 लाख, OBC अगर डॉक्टर अंबेडकर है तो 8 लाख, और डॉक्टर अंबेडकर इंटरेस्ट सब्सिडी अगर EBC है तो वो है 8 लाख। ठीक है, ये रिवाइज्ड है। वीडियो सर पौरो प्रदेश में 4.5 लाख था एक PDF में। नहीं, पढ़ो परदेश 6 लाख है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए होता है, वो भी अपडेट हो गए। हाँ 6 लाख है। और आपका सर सेंट्रल स्कीम में क्या बोला सर आपने? सेंट्रल स्कीम CSIS में आपका 4 लाख है। 4 लाख ना अभी? हाँ अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए ठीक है। अमर डे बताओ। हेलो अमर डे। अरे जन्मदिन है तो है आज, देखो हमारे कितने साथी पढ़ रहे हैं जन्मदिन में। थैंक यू बहुत बहुत शुभकामनाएं, शानदार। थैंक यू भाभी, थैंक यू। मैं तो 12 बजे सेशन समाप्त कर लूंगा सोचा था, केक केक काटेंगे, लेकिन अभी सेशन समाप्त नहीं हुआ है। तो बर्थडे कल मनाएंगे शानदार तरीके। हमारे तमाम साथी भी सुन रहे हैं, आज शानदार तरीके से जन्मदिन है, तो इतना बेहतरीन तरीके से हमारे साथी पढ़ रहे हैं। जन्मदिन भी शानदार मनेगा, पढ़ाई भी शानदार होगा, हर चीज शानदार होने। चलो बेटा, ओके सर हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आप सभी साथियों को। आज अभी रात्रि के 12 बजे हैं और जन्मदिन की सर बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए, आपका धन्यवाद। और जी चलिए, तो हम लोग फोन नहीं आता सर, हमें पता भी नहीं चलता कि बर्थडे है आपका आज। हाँ हमारे एक बर्थडे दोस्त है, उसी का फोन आया था बर्थडे के लिए, तो उसको उठाना पड़ेगा ना। तो हम लोग कल सेशन करेंगे और आपके साथ जो है लाइव केक कटूंगा, तो 7 बजे शाम को फिर लाइव आ जाइएगा। तो हम लोग एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे और आप लोग लाइव रहेंगे, आप अपनी बात कह पाएंगे। और सर एक रिक्वेस्ट है सर, सर एक क्लास जो सर डाउट क्लियर के लिए सर एक क्लास ले लीजिए, जिससे सर कुछ डाउट्स है सर वो क्लियर हो जाए। ले लेंगे, है ना, कल दिन में ले लेंगे, नहीं तो है ना, कल ठीक है सर, सेशन ले लेंगे। और जो भी डाउट टाइमिंग आप भेज दीजिए हमको। टाइमिंग कितना होगा सर? कल का थोड़ा सा लग रहा है प्रोग्राम इंगेज हो जाएगा, वो बता दूंगा, टाइमिंग बता दूंगा आप लोगों को, है ना। वैसे तो सर कल थोड़ा टाइम सर हमें भी दे दीजिए सर, एग्जाम प्रमोशन हो जाएगा सर, आपका बर्थडे और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे सर। जरूर करें। सर आज का PDF मिलेगा ना इसका, आज का क्वेश्चन का? हाँ मिलेगा। और ये तमाम चीजें जो हैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, और जो सवाल और इम्पोर्टेंट PDF इसका PDF नहीं मिलेगा। इसका PDF तो ऑलरेडी आपके पास चीजें वहाँ PDF सेक्शन में भरे पड़े हैं, तकरीबन 200 PDF हैं, है ना। उनमें से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 450 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाले हुए हैं, 3 PDF लगे हैं, 100, 50 ऐसे करके इंपॉर्टेंट PDF सेक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे विदा लेने का वक्त आ गया। आप सभी के सकुशलता और सफलता की कामना करते हैं। और आज बर्थडे का आगाज आप लोगों की शुभकामनाओं से हुआ है, तो आज का दिन तो गुजर चुका है, कल का दिन बेहतर होगा, मतलब आज ही का दिन बेहतर होगा, आज दिन स्टार्ट हो गया है और शानदार होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मुलाकात करेंगे कल। चलिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।